नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। आज उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेकर आया हूं। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न अपन देखते हैं। पहला प्रश्न है, सार्वत्रिक ग्राही रुधिर वर्ग कहलाता है। ऑप्शन ए है रुधिर वर्ग ए, ऑप्शन बी है रुधिर वर्ग बी, और ऑप्शन सी में है रुधिर वर्ग ए बी, और ऑप्शन दे में है रुधिर वर्ग ओ। तो सार्वत्रिक ग्राही जो रुधिर वर्ग है वो कहलाता है अपने रुधिर वर्ग ए बी। कौन सा? ए बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक दाता रुधिर वर्ग कहलाता है। ऑप्शन ए है रुधिर वर्ग ए, ऑप्शन बी है रुधिर वर्ग बी, ऑप्शन सी में है रुधिर वर्ग ए बी, और ऑप्शन दे में है रुधिर वर्ग ओ। तो सार्वत्रिक दाता जो रुधिर वर्ग है, जो सबको रुधिर डोनेट कर सकता है, ठीक है, तो वो है अपने रुधिर वर्ग ओ। और सबसे जो रुधिर लेने वाला अर्थात सार्वत्रिक ग्राही जो रुधिर वर्ग है वो होता है ए बी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन दे, रुधिर वर्ग ओ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में सर्वाधिक रक्त कणिकाएं कौन सी प्रकार की होती है। मतलब जो मनुष्य का जो ब्लड होता है, खून होता है, रुधिर होता है, इस रक्त में सबसे अधिक कौन सी रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इनमें देखते हैं सर्वाधिक कौन सी होती है। ऑप्शन ए में है आरबीसी, ऑप्शन बी में है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी में है प्लेटलेट्स, और ऑप्शन दे में है उपयुक्त सभी बराबर मात्रा में। ठीक है, तो हमारे ब्लड में सर्वाधिक जो ब्लड कोशिकाएं होती है या जो ब्लड सेल्स होती है वो होती है आरबीसी। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जबकि जो सबसे कम है वो होती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आरबीसी, उससे कम प्लेटलेट्स, और सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लगभग कितना रक्त पाया जाता है। तो मनुष्य की जो बॉडी होती है, मानव बॉडी के अंदर टोटल जो रक्त है वो कितनी मात्रा में होता है। ऑप्शन ए में है 3 लीटर, ऑप्शन बी में है 4 लीटर, ऑप्शन सी में है 5 लीटर, और ऑप्शन दे में है आपके 6 लीटर। ठीक है, तो मानव शरीर में जो रुधिर है वो 5 लीटर होता है। लगभग कितना होता है? 5 लीटर होता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन से 5 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो मछली जलचर है। ठीक है, आगे बात समझ में। मछली जलीय आवास का प्राणी है, और मछली के अंदर जो हृदय होता है उसमें 2 कोष्ठ होते हैं, एक आलिंद होता है और एक नीले होता है। ठीक है, तो 2 कोष्ठ होते हैं, इसलिए मछली का जो हृदय है वो द्विकोष्ठीय होता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसमें खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है, तो परिसंचरण वाला जब चैप्टर हमने पढ़ा तो 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। एक तो खुला रक्त परिसंचरण और एक होता है बंद रक्त परिसंचरण। खुला रक्त परिसंचरण में जो रुधिर होता है वो खुला बहता है, बंद नलिकाओं में नहीं बहता है, मतलब धमनियाँ और शिराएं वो नहीं पाई जाती है। जबकि बंद प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र में रुधिर है वो स्पष्ट और सुविकसित बंद जो नलिकाएं होती है, धमनियाँ और शिराएं, उनमें बहता है। ठीक है, तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मोलस्क, ऑप्शन बी में है कीट, ऑप्शन सी में है ए एवं बे दोनों, और ऑप्शन दे में है मनुष्य। तो मनुष्य में तो बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि जो मोलस्क और जो कीट होता है उनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए एवं बे दोनों, अर्थात ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है ना। जो रक्ताणु होती है, आरबीसी होती है, आरबीसी का निर्माण है वो कहाँ होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है यकृत, ऑप्शन बी में है लसिका ग्रंथियाँ, ऑप्शन सी में है अस्थि मज्जा, और ऑप्शन दे में है प्लीहा। ठीक है, तो प्लीहा में तो जो आरबीसी होती है, डेड आरबीसी होती है, उनका अपघटन होता है, इसलिए प्लीहा को तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। परंतु आरबीसी का जो निर्माण है वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ठीक है, मतलब जो आरबीसी होती है उनकी लाइफ टाइम कितनी होती है? ठीक है, ऑप्शन ए है 10 दिन, ऑप्शन बी है 24 घंटे, ऑप्शन सी है 1 माह, और ऑप्शन डी में है 120 दिन। 120 दिन होता है वो आरबीसी का जीवन काल होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 120 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ठीक है, तो मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं? तो अपने को पता है मानव हृदय में 2 आलिंद होते हैं ऊपर, और उसके नीचे होते हैं 2 नीले, तो कुल मिलाकर 2 और 2 4 हो गए। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, और ऑप्शन डी में है 4। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, मतलब 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं, तो कुल हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी में है आपके थायराइड, और ऑप्शन डी में है प्लीहा। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का मतलब हो गया जो डेड आरबीसीज होती है ना, डेड जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनका अपघटन है वो कहाँ होता है, उनको कहाँ पर साफ किया जाता है? ठीक है, तो डेड आरबीसी है उनका जो अपघटन है वो प्लीहा में होता है। कहाँ होता है? प्लीहा में होता है, इसलिए जो प्लीहा होता है उसको आरबीसी का कब्रिस्तान या बूचड़ खाना कहा जाता है। क्या कहता है? कब्रिस्तान या बूचड़ खाना कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दे, हो जाएगा ऑप्शन प्लीहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त कणिकाएं प्रतिरक्षा संबंधी कार्य करती है? प्रतिरक्षा का मतलब होता है रोगों से सुरक्षा करना, है ना। हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र की जो कोशिकाएं होती है वो रोगाणु के विरुद्ध कार्य करती है और रोग होने से बचाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन बी है श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन सी में है आपके प्लेटलेट्स, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारे रक्त की जो ब्लड सेल्स होती है उन सब ब्लड सेल्स का अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, आरबीसी है मुख्यतः O2 और CO2 का परिवहन करने का कार्य करती है। ठीक है, जबकि जो प्लेटलेट्स होती है वो रुधिर का थक्का बनाने में उपयोगी होती है, और जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जो WBC होती है वो प्रतिरक्षा का कार्य करती है। किसका? प्रतिरक्षा का कार्य करती है, एंटीबॉडी बनाती है। और कुछ आरबीसी के प्रकार होते हैं जो भक्षकाण्विक प्रकृति की होती है ना, जैसे न्यूट्रोफिल है या मैक्रोफेज है। ठीक है, इसी प्रकार जो अन्य प्रकार की कोशिकाएं जैसे लिम्फोसाइट है, तो लिम्फोसाइट कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है। इसलिए ये जो WBC के जितने भी प्रकार है वो सब मिलकर प्रतिरक्षा संबंधी कार्य करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या हो जाएगा? श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो प्रतिरक्षा संबंधी कार्य करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त स्कंदन मतलब रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है? तो ब्लड की उन सेल्स का नाम बताना है जो ब्लड क्लोटिंग का निर्माण करती है ना, या ब्लड क्लोट करती है, ब्लड का थक्का बनाती है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन बी में है श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन सी में है प्लेटलेट्स, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो रक्त का स्कंदन या रुधिर का थक्का बनाने में जो है वो प्लेटलेट से सहायक होती है। कौन होती है? प्लेटलेट सहायक होती है। हालांकि क्लास में मैंने आपको बताया था कि रुधिर का स्कंदन है वो 13 कारकों के द्वारा संपादित किया जाता है ना। पर ब्लड सेल्स की बात करें तो आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स में से ब्लड सेल्स में से केवल प्लेटलेट्स ही उस कार्य में भाग लेती है। ठीक है, बाकी फाइब्रिनोजन है, थ्रोम्बिन है, इस प्रकार के जो प्रोटीन अणु होते हैं वो भी भाग लेते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन से प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है? मतलब डबल ब्लड सर्कुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सिंगल ब्लड सर्कुलेशन और एक होता है डबल ब्लड सर्कुलेशन, है ना। एकल परिसंचरण और दोहरा रक्त परिसंचरण। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पक्षियों में, ऑप्शन बी स्तनधारी में, ऑप्शन सी मनुष्य में, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी में। तो पक्षियों और स्तनधारियों में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र वो पाया जाता है।
और ऑप्शन सी में बात करें मनुष्य, तो मनुष्य खुद एक स्तनधारी प्राणी ही होता है, ठीक है। तो इसलिए पक्षियों में भी डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है, स्तनधारियों में भी होता है और मनुष्य में भी होता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन दे, उपयुक्त सभी में। किसमें? उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हृदय का पेसमेकर या गति प्रेरक कहा गया है? ठीक है, तो हृदय का पेसमेकर या गति प्रेरक किसको कहते हैं? पेसमेकर का मतलब होता है जो हृदय में जो स्पंदन होता है, जो हृदय स्पंदन वो है किसके कारण उत्पन्न होता है, या हृदय में स्पंदनों को उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा होता है ना, गति उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा होता है, ताकि हृदय लयबद्ध रूप से जीवन भर गति करते रहे, ठीक है, स्पंदन करता रहे, तो इसलिए उसको कहते हैं पेसमेकर या गति प्रेरक। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में है AV, ऑप्शन बी में है AVN, और ऑप्शन सी में SAN, और ऑप्शन डी में है पुरकिंजे तंतु, ठीक है। तो गति प्रेरक का जो कार्य है वो SAN करता है। ये पेशी तंतुओं के नोड होते हैं, बंडल होते हैं जो हृदय की भित्तियों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो SAN जो नोड है इसके द्वारा गति उत्पन्न की जाती है या विद्युत आवेग उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको पेसमेकर या गति प्रेरक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव की सामान्य हृदय स्पंदन दर होती है, मतलब हृदय जो है वो कितना स्पंदन करता है, स्पंदन की रेट क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 72 बार प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 72 बार। ऑप्शन बी में है 62 बार प्रति मिनट। ऑप्शन सी में है 70 बार प्रति मिनट, और ऑप्शन डी में है 42 बार 42 बार प्रति मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है? तो वो आंसर हो जाएगा आपके 72 बार प्रति मिनट, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय स्पंदन का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है ना? जो हार्ट बीट होती है ना, हमारी जो हार्ट बीट होती है उस हार्ट बीट का मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है, उस यंत्र का नाम बताना है। ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी में है स्पेग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन सी में है स्पीडोमीटर, और ऑप्शन डी में है पायरोमीटर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी या ऑप्शन बी स्पेग्मोमेनोमीटर, है ना। तो स्पेग्मोमेनोमीटर है वो हृदय स्पंदन का मापन करता है, ठीक है। स्पायरोमीटर श्वसन दर का मापन करता है। स्पीडोमीटर जो होता है वो वाहनों में स्पीड का मापन करता है, ठीक है। और स्टेथोस्कोप है वो श्वसन से संबंधित काम में लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा या बे होगा, स्पेग्मोमेनोमीटर, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन मतलब प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो प्रतिजन या जो एंटीजन होता है वो किस में अनुपस्थित होता है? प्रश्न में ध्यान से देखना है एक बार। प्रश्न में प्रतिजन और जो ब्रैकेट है उसमें प्रतिरक्षी लिखा हुआ है। प्रतिरक्षी को तो अपन अंग्रेजी में एंटीबॉडी बोलते हैं, तो यहाँ प्रतिजन के लिए अंग्रेजी वर्ड आना चाहिए एंटीजन, ठीक है। तो ये प्रतिरक्षी गलत है, ठीक है। तो इसमें प्रतिजन के बारे में पूछा जा रहा है, एंटीजन। तो कौन से ब्लड वर्ग में या ब्लड ग्रुप में प्रतिजन है अर्थात एंटीजन है वो नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रुधिर वर्ग ए, ऑप्शन बी है रुधिर वर्ग बी, ऑप्शन सी में है रुधिर वर्ग AB, और ऑप्शन डी में है रुधिर वर्ग O। तो दोस्तों रुधिर वर्ग जो O होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिजन या एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि रुधिर वर्ग AB में दोनों ही प्रकार के एंटीजन है, एंटीजन A और एंटीजन B पाए जाते हैं। और रुधिर वर्ग B में केवल एंटीजन B पाया जाता है, और रुधिर वर्ग A में आपके केवल एंटीजन A ही पाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन दे रुधिर वर्ग O। इसमें किसी प्रकार के कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लसिका में होता है, मतलब लसिका में क्या होता है? ऑप्शन ए RBC अधिक तथा WBC अनुपस्थित, ऑप्शन बी RBC अनुपस्थित तथा WBC अधिक, ऑप्शन सी RBC अनुपस्थित तथा WBC कम, ऑप्शन दे RBC एवं WBC दोनों अनुपस्थित। तो दोस्तों जब लसिका तंत्र बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि RBC के इसमें लसिका में क्या होता है, RBC और प्लेटलेट्स है दोनों ही कम होती है। RBC प्लेटलेट्स ऑक्सीजन है ना, प्रोटीन, इस प्रकार के जो उपयोगी पदार्थ है वो कम होते हैं, जबकि अपशिष्ट पदार्थ WBC है, ठीक है,
वो अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो इसमें WBC अधिक होती है और RBC है वो होती ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बे, RBC अनुपस्थित तथा WBC अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं ओब्लिक श्वेताणु का मुख्य कार्य है। तो इस प्रश्न में लाल रक्त कणिकाओं के बारे में पूछा जा रहा है। ये श्वेताणु WBC होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये WBC नहीं होगा, श्वेताणु नहीं होगा, आपको केवल है लाल रक्त कणिकाओं के बारे में ही बताना है। तो लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए देखते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन बी में है CO2 का परिवहन करना। ऑप्शन सी में है पोषक पदार्थों का परिवहन करना। और ऑप्शन डी में है शरीर की रोगाणु से रक्षा करना। तो शरीर से रोगाणु की रक्षा करना अर्थात प्रतिरक्षा का काम तो WBC का होता है। ठीक है, और CO2 का जो परिवहन है वो भी मुख्यतः नहीं होता है इसका, क्योंकि CO2 का मुख्य परिवहन है वो प्लाज्मा के द्वारा होता है। और पोषक पदार्थों का जो परिवहन है सम्मिलित रूप से प्लाज्मा में ही होता है, गुलित अवस्था में। ठीक है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स है वो पोषक पदार्थों का परिवहन नहीं करती है। जबकि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो ऑक्सीजन का वो परिवहन करती है। ठीक है, तो RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन 97% ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसलिए इसका मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा RBC का। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन बी है वीनर। ऑप्शन सी है विलियम हार्वे। और ऑप्शन डी है कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर। तो पहली बात तो ऑप्शन डी में जो कोल है, कोल नहीं, ये कार्ल है, कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विलियम हार्वे, है ना। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज है वो विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन से विलियम हार्वे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, RH कारक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन बी वीनर। ऑप्शन से विलियम हार्वे। ऑप्शन से है आपके ऑप्शन दे कार्ल लैंडस्टीनर एवं विनर। तो RH कारक की जो खोज है वो करने वाले थे कार्ल लैंडस्टीनर एवं विनर। ठीक है, तो यहाँ कार्ल नहीं है, कार्ल लैंडस्टीनर एवं विनर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन दे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुशीतलन के समय ऑप्शन ए रुधिर हृदय से निकलता है। ऑप्शन बी है रुधिर हृदय में आता है। ऑप्शन से है रुधिर नीले से निकलता है। और ऑप्शन दे है रुधिर फेफड़ों में आता है। तो हृदय में जब अनुशीतलन की प्रक्रिया होती है, अर्थात जब हृदय के जो दोनों आलिंद है वो रिलैक्स पोजीशन में रहेंगे, उस टाइम में वो हृदय में रुधिर आता है, न कि निकलता है। निकलता कब है? जब नीले में संकुंचन की प्रक्रिया होती है। जो दायां और बायां नीले हैं उनमें संकुंचन की प्रक्रिया होती है, तब जो रुधिर है वो उन हृदय से बाहर निकलता है। और जब अनुशीतलन की प्रक्रिया होती है, रिलैक्स पोजीशन में होता है हृदय, उस टाइम शरीर से अशुद्ध रक्त है वो हृदय में आता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, रुधिर हृदय में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है ना। यहाँ रक्तचाप का मतलब है ब्लड प्रेशर, है ना, रक्त दाब की बात हो रही है। ऑप्शन ए में है 140/90। ऑप्शन बी में है 120/80। और ऑप्शन सी में है 80/120। और ऑप्शन डी में है 90/120। तो ये जो जितना भी रक्त दाब दे रखा है चारों ऑप्शन में, इनमें ये mmHg है। किसमें? mmHg, मिलीमीटर पारे के बराबर में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बे 120/80। ठीक है, 120/80 हो जाएगा। ठीक है, तो जो संकुंचन दाब है उसका मान 120 होता है और अनुशीतलन दाब होता है उसका मान होता है 80। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बे 120/80। अगला प्रश्न देखते हैं। लसिका कार्य करता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क को ऑक्सीजन देना। ऑप्शन बी CO2 का परिवहन करना। ऑप्शन सी लसिका ग्रंथि को श्वेताणु वापस करना। और ऑप्शन डी है रुधिर को अंतराली तरल वापस देना।
इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन दे, रुधिर को अंतराली तरल वापस देना। तो लसिका क्या होता है, इन सब के बारे में मैं अलग अलग क्लासों में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको डिटेल से कुछ भी नहीं बताऊँगा। यदि आपको इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है सारी क्लासों को आप देखें, और चैनल पर आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक आयन है, मतलब जो क्लॉटिंग की प्रक्रिया होती है, ठीक है, रुधिर का थक्का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए कौन सा आयन है वो आवश्यक है। ठीक है, आयन के बारे में पूछा जा रहा है, रक्त कणिकाओं के बारे में नहीं। रक्त कणिकाओं की यदि बात करें तो प्लेटलेट्स आ जाएगा, पर यहाँ आयन के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं, पोटेशियम धनाइन ऑप्शन बे में है, सोडियम धनाइन ऑप्शन सी में है, आयरन सेकंड आयन, ठीक है, और ऑप्शन दे में आपके कैल्शियम सेकंड आयन। ठीक है, तो कैल्शियम सेकंड आयन होता है या जो कैल्शियम धनाइन होता है वो आपके रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन दे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन बे में है थ्रोम्बोसाइट्स, और ऑप्शन सी में इरिथ्रोसाइट्स, और ऑप्शन डी में है मोनोसाइट्स। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल है वो WBC का प्रकार है, थ्रोम्बोसाइट पट्टिकाणु को या प्लेटलेट्स को कहते हैं, इरिथ्रोसाइट RBC को कहते हैं, और मोनोसाइट है वो भी आपके WBC का प्रकार है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो है वो तो WBC का प्रकार है, और WBC का काम होता है प्रतिरक्षा का, और इरिथ्रोसाइट जो नाम है वो है आपके RBC का, और RBC मुख्यतः गैसों का परिवहन करती है, तो ये भी नहीं होंगे। थ्रोम्बोसाइट है जिनको अपन प्लेटलेट्स कहते हैं, तो ये रुधिर का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बे। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय में संकुंचन प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए बाएं नीले से, ऑप्शन बे में है दाएं नीले से, ऑप्शन सी में है बाएं आलिंद से, और ऑप्शन डी में है दाएं नीले से। ठीक है, तो हृदय में जो संकुंचन की जो प्रक्रिया है या जो स्पंदन की जो प्रक्रिया है, या अपन कह सकते हैं हृदय में जो लहर उत्पन्न होती है गति की, वो दाएं आलिंद से होती है। कहाँ से होती है? दाएं आलिंद से प्रारंभ होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बे। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त ऑप्शन ए एक उत्तक है, एक उत्तक नहीं है, से तरल आधात्री उत्तक है, और दे तरल संयोजी उत्तक है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? एक तरल संयोजी उत्तक होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन दे तरल संयोजी उत्तक। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव के हृदय की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए एक्टोडर्म से, ऑप्शन बी एंडोडर्म से, ऑप्शन सी मेसोडर्म से, और ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों से। तो दोस्तों एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म होते क्या है? ये है भ्रूणीय स्तर है। ये जब गर्भ में हमारा जो भ्रूणीय परिवर्तन होता है, तो आपको पता ही होगा कि शुक्राणु और अंडाणु में निषेचन से युग्मनज बनता है, और युग्मनज एक कोशिकी होता है। फिर उस युग्मनज में कोशिका विभाजन होता है, और वो जो जाइगोट होता है, युग्मनज होता है, वो बहुकोशिकीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? बहुत सारी कोशिकाओं का एक पिंड बन जाता है। अब उस पिंड में क्या होता है कि 3 स्तर बनते हैं। क्या बनता है? 3 स्तर बनता है, उनको कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, और इन्हीं 3 स्तरों से हमारे शरीर के सभी अंगों का निर्माण होता है। तो ऐसे ही हृदय की जो उत्पत्ति होती है, या जो हृदय का जो निर्माण है, वो मेसोडर्म स्तर से होता है। किससे होता है? मेसोडर्म स्तर से होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन से मेसोडर्म।